Hey everyone, welcome back to LearnNet, India's online learning platform. आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं चार्टर एक्ट के बारे में। देखिए क्या हुआ है, हिस्ट्री को अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। लेकिन क्या होता है, आप बार-बार वही चीज़ें पढ़ते रहते हैं, वही रॉलेट एक्ट, वही क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन में आपका ध्यान रहता है। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि हिस्ट्री बस इन सब आपको लाइन से पता है कि क्या-क्या चीज़ें हुई तो वही है, ठीक है? बल्कि ऐसा नहीं है, कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अगर वो क्लियर नहीं है आपके माइंड में तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे उससे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इस टॉपिक को ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि 1857 की म्यूटिनी आपको मैं पढ़ाऊँगी जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है? तो उस म्यूटिनी के पहले क्या था, और भी चार्टर एक्ट्स आए थे। तो हमने यहाँ पे पैटर्न को ऐसे डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम 1857 के पहले के जो चार्टर्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, जो इसके बाद के जितने एक्ट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। इस तरह से ये होगा कि आप एक डिफरेंस देख पाएंगे कि ऐसा क्या था कि 1857 के पहले कैसे वो रेगुलेट करते थे और 1857 के बाद वो कैसे रेगुलेट करने लगे, ठीक है? तो इसी में सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए मैं आपको एडवेंट पढ़ाऊंगी सारा कुछ कि यूरोपियंस आए कैसे, क्या हुआ, ट्रेडिंग की तरह, ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, उसके बाद वो कैसे यहाँ पे कॉलोनाइजेशन की तरह डेवलप हो गए, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उसी को समझने के लिए आप एक बात समझ लें कि कुछ चार्टर्स आए थे, ठीक है? तो उसमें आप पहले पढ़ लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्यों आया था? बंगाल जो था वहाँ पे मिस गवर्नेंस हो रही थी। वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो करप्शन में बहुत ज़्यादा लिप्त थे, मतलब वहाँ पे लगातार करप्शन हो रहा था। अब इस बात की खबर किसको पता चल गई? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और उन्होंने यहाँ पे सोचा कि हम डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ? डायरेक्ट इंटरवेंशन किसका हो गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और किस मैटर में? मैटर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे बेसिकली क्यों आई थी? ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जब वो धीरे धीरे और ज़्यादा काम करने लगी, फोर्ट बनवाने लगी, या यहाँ पे उसको बहुत सारे राइट्स मिल गए, तो वहाँ पे क्या हुआ? करप्शन बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। तो एक तरह से कहा गया कि ये पहला स्टेप था टू सेंट्रलाइज सिस्टम। पहली बार सेंट्रलाइज सिस्टम जो आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उन्होंने बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो उसमें 4 लोग होंगे और ये किसको असिस्ट करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपको एक बात समझा दें, पहले क्या था? गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे, इस तरह से। लेकिन जब देखा गया मिस गवर्नेंस हो रही है तो उन्हें लगा कुछ तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हमें एक हेड बनाना पड़ेगा, गवर्नर नहीं। अब देखिए, अगर 3 जगह के गवर्नर हैं और हम एक को ज़्यादा पावर दे दें तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? लोग कहेंगे हम तो तीनों ही गवर्नर हैं। तो इसके लिए एक अलग से पोस्ट बनाई गई, इसका नाम रखा गया गवर्नर जनरल, ठीक है? तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्हीं को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल, इनका नाम आ गया। और यहाँ पे अब क्या हुआ? तो जो गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास के वो सबॉर्डिनेट हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है? पहले तीनों के पास सेम सेम पावर थी। बाद में क्या हुआ? जो बंगाल के गवर्नर थे वो चेंज हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक? और यहाँ पे क्या कहा गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी 4 मेंबर की जो इनको असिस्ट करेगी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? कैलकटा में, ठीक है? और यहाँ पे कितने लोग थे? चीफ जस्टिस थे एंड 3 जजेस थे, ठीक? उसके बाद यहाँ पे आया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है, तो पहले क्या चीज़ करी जाएगी? पहली चीज़ बोली गई कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है, यहाँ पे जो भी पब्लिक सर्वेंट काम कर रहे हैं वो किसी भी तरह का ब्राइब नहीं लेंगे, किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे अपनी पर्सनल गेन के लिए। साथ ही में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? यहाँ पे कहा गया ये गवर्निंग बॉडी है कंपनी की, और ये क्या करेगी? रिपोर्ट करेगी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में। एक तरीके से देखा जाए तो सुपरविजन देखेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? और वो क्या करेगी? रिपोर्ट किस चीज़ों के बारे में करेगी? रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया के बारे में।
तो ये अभी आपने पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो यहीं से स्टार्टिंग हुई थी बेसिकली, तो यहीं से आप समझना शुरू करिए कि क्या चीज़ें हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज हो गए गवर्नर जनरल में। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। एक तरीके से पूछा जाए पहला स्टेप क्या है सेंट्रलाइजेशन का, सेंट्रलाइज सिस्टम का, तो वो यही एक्ट था। ये आया क्यों था? करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, मिस गवर्नेंस हो रही थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे आए जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। अब देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये आया था 1784 में। आपको पता है कोई भी एक्ट पास होता है उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। वही सेम हाल हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। इसके भी कई सारे ड्रॉबैक्स थे जिसको ठीक करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इसी को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी अपॉइंट किया। अब आप एक बात समझिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस में आया था? रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस में आया? पिट्स इंडिया एक्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कहा गया कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने इसको सेटअप किया था, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फुल्ली कंट्रोल करेगी क्या क्या चीज़ें? कंपनी की सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी कंपनी की सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स। अब देखिए आप, इसका नाम ही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सा है ये। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल में उनकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ा दी गई, किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इस तरह से आपने देखा कि उन्होंने कहा कि तीन चीज़ों पे तो हम आपके क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। सिविल हो गया, मिलिट्री अफेयर्स हो गया, रेवेन्यू अफेयर्स हो गया। साथ ही में कहा हम आपके मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया डबल गवर्नमेंट। ऐसे कैसे? एक समझिए, पहले इंडिया में खुद जो भी उनके रूलर्स थे वो थे। अब आपने देखा ऑलरेडी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो काम कर रही थी। फिर आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन हो गया। तो आप बताइए, आपका एक घर है, वहाँ पे एक हेड है, उसके बाद पता चला कि नहीं आपके एक और हेड भी है कहीं और, वो भी आपको रूल करेंगे। तो एक तरह से ये क्या हुआ? सिस्टम हो गया डबल गवर्नमेंट का। यहाँ पे इन्होंने कहा कंपनी हैड मोनोपोली टू अपॉइंट एंड डिसमिस इट्स ओन ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा ठीक है, कंट्रोल तो सारा कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन जो कंपनी है उसकी मोनोपोली रहेगी कि चलो ठीक है, वो अपने ऑफिशियल्स जो हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, उनको डिसमिस कर सकता है। ट्रेड जो था वो अभी भी उनकी मोनोपोली थी इसमें, किसकी? कंपनी की। Hence, type of dual government was formed, one by British government and other by company। ठीक है, देख रहे हैं आप, एक कंट्रोलिंग ये पूरी तरीके से कर रहे हैं और दूसरी कंट्रोलिंग पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। इट वॉज फर्स्ट टाइम डैट कंपनीज possessions कॉल्ड ब्रिटिश possession। जो कंपनी थी उसकी जो भी possession थी, उसकी जो भी चीज़ें थी, अब उस पर किसका हक हो गया? ब्रिटिश का possession हो गया, ऐसा माना जाने लगा। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया? पहले आपसे पूछा जाएगा क्यों आया, तो कुछ ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको ठीक करने के लिए आया। अब किसी चीज़ को ठीक करने आया है इसीलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस होने लगा तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गए, लेकिन ट्रेड की मोनोपोली कंपनी के पास है। लोगों को अपॉइंट और डिसमिस करने की जो मोनोपोली है कंपनी के पास है। डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरीके से दिखने लगी, ठीक है। और पहली बार ब्रिटिश पोजेशन की यहाँ पे बात हुई। अब हम देखते हैं उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये क्यों आया? पढ़ते हैं सबसे पहले। द एक्ट कंटिन्यूड द कंपनी रूल फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स इन इंडिया बाय पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। इस एक्ट में जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कंपनी है वो 20 साल और रूल कर ले, कहाँ पे? इंडिया में। जो भी वो ट्रेड कर रही है वो इंडिया में कर सकती है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ क्या हुई? इस चार्टर ने उनको 20 साल की आज़ादी दे दी कि आप काम करते रहिए भारत में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? asserted the crown's sovereignty over British India by defining the constitutional position of British in India।
यहाँ पे कहा गया कि जो क्राउन की सोवर्निटी है, ठीक है, ओवर ब्रिटिश इंडिया, वो जो है, जो हमारे इंडिया है, वहाँ पे भी क्या होगा, क्राउन की सोवर्निटी को माना जाएगा। ठीक, मतलब सोवर्निटी जो होगी, जो हेड होंगे एक तरीके से, वो हम किसको मानने लगे, क्राउन को मानने लगे। अब यहाँ पे जो दूसरी देखिए, आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से डेवलपमेंट कैसे हुआ। 1773 में थोड़ा इंटरफेरेंस हुआ, उसके बाद आपने देखा पिट्स इंडिया में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेरेंस हुआ, और अब आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है कि क्राउन की सोवर्निटी माने जाने लगी ब्रिटिश इंडिया में। इसके बाद आया कि ट्रेड मोनोपोली। अभी आपने पढ़ा था कि ट्रेड मोनोपोली थी, ठीक है, लेकिन 1813 में क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बल्कि इसकी, कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एबॉलिश कर दिया गया। कभी भी 1813 का चार्टर आएगा तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ट्रेड मोनोपोली किस में ख़त्म करी गई, तो वो 1813 में थी। ठीक, लेकिन इनका कुछ मोनोपोली थी जो अभी भी थी, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ इनका ट्रेड अभी भी चल रहा था। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी तरीके से क्या उन्होंने ट्रेड मोनोपोली ख़त्म की थी, तो कहते नहीं, पूरी तरीके से नहीं करी थी, अभी उनकी चाइना के साथ अपना ट्रेड चल रहा था। Financial provision was made to encourage a revival in Indian literature and promotion of science. देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, अभी आपने स्टार्टिंग में 2 चार्टर पढ़े, कहीं पे ऐसी बात नहीं थी, लेकिन देखिए जब आप वहाँ पे रहने आने लगे, धीरे धीरे इंटरवेंशन इतना ज़्यादा होने लगा कि दिख रहा है कि अब एक तरीके से उनका ही पूरी तरीके से कंट्रोल होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे बात हुई कि रिवाइव करेंगे, मतलब हम उनके जो भी पुरानी चीज़ें थी इंडियन लिटरेचर की, उसको हम फिर से आगे लाएंगे, उसको फिर से प्रोत्साहित करेंगे लोगों के बीच, और प्रमोशन किस चीज़ का करेंगे, साइंस का करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि डैट मिशनरीज कैन गो एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। क्रिश्चियनिटी जो है इंडिया में, उसको प्रमोट किया जा सकता है। अब जितने भी मिशनरीज हैं वो जा सकते हैं और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सकते हैं, कहाँ, भारत में। तो यहाँ पे आपने देखा कि 2-3 चीज़ें हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है, 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया इनका रूल। दूसरा क्या है, सिर्फ याद रखिएगा, क्राउन सोवर्निटी। तीसरा याद रखिएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करना। एक और चीज़ आएगी कि कहाँ पे बात करी गई कि हम रिवाइव करेंगे इंडियन लिटरेचर को, साइंस को प्रमोट करेंगे 1813 में, और क्रिश्चियनिटी अब स्प्रेड हो सकती है 1813 में। अब जो एक्ट आया वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब आप कह सकते हैं जो ट्रू कोलोनाइजेशन है वो कहाँ पे आया, इस एक्ट से आया। ठीक है, अब हम हुए पूरी तरीके से कोलोनाइजेशन के अंडर। यहाँ पे क्या कहा गया, इस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया ब्रिटिश कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, साथ ही टेरिटोरियल पोजेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पे लेकिन इन्होंने कहा कि ये कंपनी कैसी, इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, एक तरीके से क्राउन का पूरी तरह से हक हो गया इस पे। ठीक, तो ये एक्ट जो है वो पूरी तरीके से किस चीज़ का है कि अब आप समझ लीजिए कि हम लोग कोलोनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो अब हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, आपने पढ़ा था सबसे पहले गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, अब हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके अंडर सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी। तो अब आप देख रहे हैं किसी कंट्री में आप आ गए, पूरी तरीके से आपका हक हो गया हर चीज़ में, आपको बोला जाने लगा इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी। ठीक, और इस एक्ट ने लीगलाइज किया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को। गवर्नर जनरल चेंज हो गए, ऑफ बंगाल चेंज हो गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके अंडर में सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स आ गई। All restrictions on European immigration into India and acquisition of land and property were removed. अब आप देखिए, यूरोपियन इमिग्रेशन पे जो थोड़ा बहुत उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था वो हटा दिया गया। इन्होंने कहा अब ये लोग आ सकते हैं भारत में, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई भी लैंड ले सकते हैं। ठीक, मतलब किसी भी तरह का अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक, तो 1833 जैसे ही आपके दिमाग में आए समझ लीजिएगा कि अब बस हम आगे गुलामी की तरफ। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1857 के पहले जो चार्टर था उसको पढ़ लेते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
राजा राम मोहन रॉय जो थे वो इंग्लैंड गए थे। उन्होंने पिटीशंस भी थी कई सारी, किसकी, बॉम्बे एसोसिएशन की, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, राजा राम मोहन रॉय का थोड़ा इम्पैक्ट था, साथ ही में कुछ पिटीशंस पड़ी बॉम्बे एसोसिएशन की, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। इन दो इवेंट्स की वजह से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पास हुआ। ठीक, तो 1853 के लिए दो बातें ध्यान रखेंगे कि क्यों पास हुआ बेसिकली, क्योंकि किन लोगों के एफर्ट थे उनको आपको याद रखना है। दिस वॉज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट कमिटीज ऑफ इंक्वायरी इन 1852। फिर इसको फ्रेम किसने किया, सेलेक्ट कमिटी ऑफ इंक्वायरी ने, जो कि बैठी थी 1852 में। 1853 आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स की बात की गई। ठीक, क्वेश्चन आता है ओपन कंपटीशन सिस्टम किस एक्ट से आया था, तो वो था एक्ट ऑफ 1853। पहली बार इन्होंने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर काउंसिल। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन ये कई बार आया है, लगातार आया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हर चार्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सबसे अलग हैं। पिछले वाले चार्टर से कई बातें इसमें एकदम अलग हैं। ओपन कंपटीशन सिस्टम आया, ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेशन हुआ लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव से। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शनड एज मिनी पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेटिव विंग है वो कैसे काम करने लगी, जैसे वो मिनी पार्लियामेंट है। उसके बाद यहाँ पे बात आया कि फॉर द फर्स्ट टाइम इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी यहाँ पे बात की गई। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लग रहा है कि अब हाँ पूरी तरीके से क्या हो गया, लोग आ गए, जैसे हम लोगों के यहाँ काम होता है वैसे ही काम होने लगा, कि एक तरीके से पूरा पार्लियामेंट बैठ गया, लेजिस्लेटिव हो गए, एग्जीक्यूटिव डिवाइड हो गया, हर चीज़ में क्या होने लगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन आने लगे। तो यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया लोकल रिप्रेजेंटेशन को। Out of 6 new legislative members, 4 members were appointed by local government of Madras, Bombay, Bengal और आगरा। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर में से 4 कहाँ से किए गए, लोकल गवर्नमेंट जो थी कहाँ की, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की, उनसे अपॉइंट किए जाने लगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चार्टर एक्ट के बारे में थी। यहाँ पे आपको 1853 तक इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि ये 1857 के पहले था। आप बहुत बड़ा मेजर चेंज देखेंगे जब आप 1857 के बाद पढ़ेंगे। तो ये आपने देखा कैसे कैसे धीरे धीरे चेंजेस हुए। इनको अपने दिमाग में एक तरीके से आप एक चार्ट के, एक फ्लो चार्ट की तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किस एक्ट में क्या आया था। बाकी हम आगे आने वाली वीडियोस में और सारे चार्टर्स पढ़ेंगे या और अदर टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो लर्न करना है तो लर्ननेट से जुड़े रहें। थैंक यू।